हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति कापसे। आज हम बात करेंगे जलवायु के प्रकारों की। तो तापमान, वर्षा या हवा के पैटर्न, इस विषय पे मैं ऑलरेडी आपको विस्तार से जानकारी दे रही हूं, जिसे आप आराम से पढ़ और समझ सकते हैं देख करके। तो आज हम पढ़ेंगे जलवायु के प्रकार, तापमान, वर्षा और हवा के पैटर्न, है ना। तो सबसे पहले आइए समझते हैं जलवायु के प्रकार पर। तो इसकी हम लोग जलवायु किसे कहते हैं, तो जो टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु, है ना। जलवायु कितने प्रकार की होती है इस बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या है, तो जलवायु किसी भी स्थान के लंबे समय तक यानी 30 वर्षों या उससे अधिक समय तक जो रहती है परिस्थिति, मतलब जैसी परिस्थिति 30 वर्ष या उससे ज़्यादा समय तक रहती है, औसत मौसम की स्थिति को वो दर्शाती है ना। यह तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता जैसे तत्वों पर आधारित होती है, उसे जलवायु कहा जाता है ना। मुख्य रूप से जलवायु के प्रकार कितने प्रकार की होती है, तो जलवायु जो है कई प्रकार की होती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यह कहाँ पाई जाती है, तो ये जलवायु जो है वो भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। जो इक्वेटर को बीचों बीच से काटती है जो रेखा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर वर्ष भर जो है वो तापमान अधिक पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इस क्षेत्र में। इस वजह से यहाँ का तापमान हमेशा ज़्यादा होता है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर या ट्रॉपिकल लाइन पर। ठीक है। यहाँ पर तेज मतलब गर्मी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर अधिक तापमान रहता है और भारी वर्षा होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण भी तेज़ी से होता है, और वाष्पीकरण होने की वजह से जो वाष्पीकरण होता है वो बादलों का निर्माण तेज़ी से होता है, इसीलिए यहाँ पर भारी वर्षा भी पाई जाती है ना। उदाहरण के लिए हम लोग किन जंगलों को देख सकते हैं, जैसे अमेज़न का वर्षावन। ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पे भारी बारिश होती है। घने जंगल होते हैं, भूमि वहाँ की दलदली होती है, क्योंकि हर वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, और हर रोज़ वहाँ पे 4 बजे के बाद में बारिश होने लगती है। तो जिसको 4 बजे वर्षा वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, अमेज़न क्षेत्र को। और बारिश की वजह से और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से कई बार इतने घने जंगल हैं वहाँ पर कि सूर्य की किरणें भी जो है वो नीचे ज़मीन तक नहीं आ पाती, और इसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो दलदली बन गई है। तो अमेज़न का जो वर्षावन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और साथ साथ में हमारे दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो भी हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है, और साथ साथ में वहाँ पर भी पानी बहुत, बारिश बहुत होती है वहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद में अगला जो जलवायु का प्रकार है वो है शुष्क जलवायु। तो डेजर्ट क्लाइमेट जिसको कहा जाता है ना। यहाँ पर डेजर्ट क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, और दिन जो है वो गर्म होते हैं और रात का मौसम जो है वो ठंडा होता है। उदाहरण के लिए ये हम कर सकते हैं सहारा का रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, और थार मरुस्थल, जो कि भारत में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है। अब तीसरे प्रकार की जो जलवायु आती है वो समशीतोष्ण जलवायु आती है ना। ये इसमें स्पष्ट 4 ऋतुएं होती हैं। इसमें गर्मी होती है, सर्दी होती है, वसंत ऋतु भी आती है, और शरद का मौसम भी आता है। यहाँ पर तापमान कैसा होता है, यहाँ का तापमान मध्यम होता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और न बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उदाहरण हम किन क्षेत्रों से देख सकते हैं, यूरोप में इस तरीके की जलवायु पाई जाती है, और दूसरा उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है। फिर शीत जलवायु। तो शीत जलवायु यानी कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ का बहुत ठंडा वातावरण होता है, वो शीत जलवायु कहलाता है, और लंबे समय तक यहाँ पे ठंड और बर्फबारी होती रहती है। गर्मियाँ बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं इसको रूस या कनाडा। तो ये यहाँ पर ठंडी जलवायु क्यों है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध के पास में पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पे वो गर्मी कम अवशोषित करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो मौसम है वो साल भर तक जो है जमा रहता है। और बिल्कुल गर्मी का जो मौसम पड़ता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने के लिए सिर्फ वहाँ पे गर्मी पड़ती है। बाकी पूरे 8 महीने जो है वहाँ पर बर्फ़ की चादर ढकी रहती है या मौसम बहुत ठंडा होता है। ठीक है। अब हम
अगली जो 5वीं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे वो है ध्रुवीय जलवायु। तो ध्रुवीय जलवायु जिसको कहा जाता है पोलर क्लाइमेट, है ना, तो ये अत्यधिक ठंडा होता है और बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो ये दो क्षेत्र हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है वो और आर्कटिक, जहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती है, मुश्किल से 20 दिन के लिए यहाँ पर गर्मी का मौसम आता है जब थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघलती है। बाकी पूरे वर्ष वहाँ पर जो है वो बर्फ़ की चादर ढकी रहती है और पूरी तरह से वो स्थान निर्जन है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जो हैं उसने पृथ्वी को ढक रखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, कितने तरीके के क्लाइमेट होते हैं। हम लोगों ने 5 तरीके के क्लाइमेट पढ़े। उसके बाद में हम पढ़ते हैं तापमान के बारे में, यानी टेम्परेचर के बारे में। तो तापमान की परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो तापमान यह दर्शाता है कि किसी स्थान पर वातावरण कितना गर्म या ठंडा है। यह दिन रात मौसम और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं, जैसे कि अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, है ना। अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो वहाँ पे तापमान अधिक होता है। ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। ऊंचाई की वजह से मतलब ऑल्टीट्यूड की वजह से भी तापमान में फ़र्क पड़ता है। जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान जो है वो घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते जाएंगे, जैसे हिमालय पे पहुंच जाएंगे तो उसका तापमान कैसा होगा, कम हो जाएगा वहाँ का। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान, पर्वतीय क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो वहाँ का तापमान कैसा रहता है, वहाँ पर ठंडा मौसम होता है। ऐसे महासागरों की निकटता जब हम निकट जाते हैं तो वहाँ का तापमान कैसा होता है, वहाँ का सम तापमान होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। समुद्र के आसपास का क्षेत्र का तापमान में कम उतार चढ़ाव होता है, सम तापमान कहलाता है वहाँ का, है ना। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, जब गर्मी के समय में गर्म हो जाता है और ठंड के समय में ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला कारक पढ़ेंगे पवन यानी विंड्स। ठीक है, तो पवन जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। गर्म या ठंडी हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। जैसे वनस्पति, है ना, भूमि का उपयोग, है ना, ये भी तापमान को प्रभावित करता है। हरे भरे जो क्षेत्र हैं जहाँ, वहाँ पर तापमान जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। जहाँ आपने देखा होगा जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे लगे होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ का ऑटोमेटिकली जो तापमान है वो कम हो जाता है। फिर वर्षा भी तापमान को या जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं वर्षा प्रभावित, तो वर्षा की परिभाषा अपन पहले समझ लेते हैं। जब वातावरण में उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर के संघनित होती, एकत्रित हो जाती है, भाप बन जाती है और बादलों का रूप धारण कर लेती है, तो यह जल की बूंदों में के रूप में धरती पर गिरती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। मतलब जल गर्मी की वजह से वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर के संघनित होता है, इकट्ठा होता है बादलों के रूप में। बादलों के रूप में जब इकट्ठा होता है तो हल्का होकर के ऊपर उड़ जाता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और जब ऊपर बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और जब बहुत अधिक फ्रीजिंग मात्रा पे जब वो ठंडे हो जाते हैं ऊपर की हवा की वजह से, तो ये हमको बारिश, वर्षा के रूप में वो जल जो है वो नीचे गिरा, अपना जल नीचे गिरा देते हैं। तो इसको हम लोग वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वायविक वर्षा मतलब कन्वेंशनल जो बारिश होती है वो रेनफॉल होता है। तो कन्वेंशनल बारिश कैसे होती है, तो गर्म सतह पर जब जल वाष्प बनकर के ऊपर उठती है, संघनित होकर के वर्षा करती है। आपने देखा होगा गर्मी का मौसम में खूब गर्मी पड़ रही है और एकदम से हमारे यहाँ पर बादल छा जाते हैं और बारिश आने लगती है, जबकि बारिश का मौसम नहीं होता। अभी हम मई में देख रहे हैं, आपने देखा होगा आसपास के क्षेत्रों में कई जगह पे भारत में बारिश हुई है। तो इसका क्या कारण है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हमारे यहाँ के जल क्षेत्र हैं या जो भूमि के अंदर की जो गर्मी है या पानी जो उपयोग में हम लेकर के आते हैं वो, या पेड़ पौधों से, पत्तियों से जो पानी वाष्प के तौर पे जो है वो संघनित होकर के आसमान में इकट्ठा होता है और वो फिर गर्मी की वजह से संघनित होकर के ऊपर पहुंच जाता है, वाष्प बन जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, बादलों का रूप धारण कर लेता है और ऊपर की ठंडी हवा के संपर्क में आकर के बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से ये बेमौसम की बारिश है, वो इसी तरीके की बारिश, हम इसको वायवीय या कन्वेंशनल बारिश या रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, अब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये सामान्य है, इस तरह की वहाँ पे हर रोज़ बारिश होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेजन के जंगलों में हर रोज़ 4 बजे बारिश होती है, जिसको कि हम 4 बजे वर्षा वाला क्षेत्र भी कहते हैं। और वो वहाँ पर वर्षा का क्या कारण है, यही कारण है कि भीषण गर्मी और बादलों का संघनन और ऊपर से फिर बारिश हो जाना, उसको बारिश के रूप में वो वापस से नीचे गिरा देता है सारा पानी। ठीक है, अब पर्वतीय वर्षा किसको कहा जाता है, तो जब हवाएं
पर्वतों से टकराती हैं तो ऊपर जा कर के वो ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होकर के पर्वतों से टकरा करके ऊपर उठती हैं तो ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर के फिर वो वर्षा कर देती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, आपने देखा हो कर्नाटक और केरला से लगा हुआ कोंकण गोवा वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। और वहाँ पर भी बारिश जो है इसी तरीके से जब हवाएं ऊपर उठती हैं और उसकी वजह से संघनित होकर के बारिश कर देती है। तो इस तटवर्ती क्षेत्र में आपने देखा बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसीलिए ये बहुत क्षेत्र हरा भरा भी है, जंगल भी बहुत है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण है हिमालय। तो हिमालय अपनी ऊंचाई के कारण वहाँ पे बादल ऊपर उठते हैं और इसकी वजह से वहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार की जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा, जिसको हम साइक्लोन रेनफॉल कहते हैं। तो निम्न दबाव वाले क्षेत्र में जहाँ पर चक्रवात बनते हैं उसके कारण ये वर्षा होती है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, भारी वर्षा होती है, वर्षा भी इसमें शामिल होती है। जब चक्रवात बनते हैं और एक कम दबाव का क्षेत्र बनाते हैं वो आसमान में जा कर के, और उसकी वजह से वो बादल एकत्रित होकर के दबाव का क्षेत्र बनने के बाद में वो दबाव वाला क्षेत्र में जिस तरफ हवाएं उसको लेकर के जाती है वहाँ पर वो चक्रवाती दबाव के क्षेत्र में वहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो वर्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो पवनों की दिशा, मतलब हवाओं की जो दिशा है उनकी गति, ठीक है। उसके अलावा स्थल की आकृति, जैसे पर्वत और पठार, है ना, और महासागरों की स्थिति, महासागर किस तरफ है। इसके अलावा वायु दाब और तापमान, इसकी वजह से भी वर्षा होती है। ठीक है, हवा का पैटर्न, अब हम विंड पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो हवा के पैटर्न को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं पहले कि वर्षा वायु का एक दिशा में बहाव, जिसे वायु प्रवाह या हवा का पैटर्न कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो उस समय में जब आप दिन में रहते हैं तो समुद्र की तरफ से हवाएं आती हैं, हमारी तरफ आती हैं, है ना। तो हवाएं जो है वो दिशा बदलती रहती हैं। समुद्र के किनारे जब हम दिन में खड़े रहते हैं तो समुद्र की तरफ से हवाएं चलती हैं, और जैसे जैसे शाम ढलती है तो जो गर्म हवाएं हैं, मतलब महाद्वीप की तरफ की जो गर्म हवाएं हैं वो बहती हैं, तो उल्टी हवाएं चलने लगती हैं, समुद्र की तरफ चलने लगती हैं, है ना। तो इन हवाओं को के भी विभिन्न नाम दिए गए हैं, अलग अलग नामों से इनको भी जाना जाता है। तो प्रमुख जैसे व्यापारिक हवाएं भी जिनको कहा जाता है, पहले प्रकार की जो हवाएं हैं वो व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं, जिसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये चलती हैं, मतलब पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं, है ना। ये कहाँ पर पाई जाती है? मुख्य रूप से ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर इक्वेटर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती हैं। पृथ्वी घूमती है ना, उसके विपरीत दिशा में ये चलती हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी हवाएं जो चलती हैं वो पश्चिमी पवनें हैं, जिसको पश्चिमी पवनें जो हैं वो कहाँ से चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे मौसम जो है वो न बहुत ज़्यादा ठंडा न बहुत ज़्यादा गर्म। समशीतोष्ण क्षेत्र को मैंने बताया था अभी आपको मैंने बोला था यूरोप और अमेरिका वाला जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण क्षेत्र है। वहाँ पर जो पवनें चलती हैं वो पश्चिमी पवनें कहलाती हैं, है ना। उसके बाद में ध्रुवीय पवनें, तो ध्रुवीय पवनें यानी पोलर विंड्स, तो ये ध्रुवों से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं, मतलब बहुत ठंडी और शुष्क होती हैं। हमारे यहाँ पर हिमालय ऊंचा है और वो उस पर बर्फ़ जमने का क्या कारण है? एक तो ऊंचा है, और पोलर से जो हवाएं ठंडी आती हैं वो हिमालय उन हवाओं को, ठंडी हवाओं को रोकता है और उसकी वजह से वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है। तो हमारे हिमालय पर भी जो प्रभाव है वो किन हवाओं का है? वो पोलर से, मतलब ध्रुवों से चलने वाली हवाओं का प्रभाव है। ठीक है, अब चौथे तरह की जो हवाएं पवनें चलती हैं उनको बोलते हैं मानसूनी पवनें। तो आप चूँकि भारत में रहते हैं, आपको मालूम है, आपने सुना ही होगा कि मानसून आने वाला है, यानी बारिश का मौसम आने वाला है। तो मानसूनी पवनें जो हैं वो कहाँ चलती हैं? तो मौसमी हवाएं जो गर्मी और सर्दी में अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम समुद्र तट पर पहुँचते हैं तो जब मतलब वो हवाएं कैसे ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ चलती हैं। जब पानी और धरती, इन दोनों के गर्म और ठंडे होने में अंतर होता है। धरती जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और देर से ठंडी होती है, और पानी जो है वो देर से गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पे समुद्र तटों पर भी उस तरीके की जो हवाएं चलती है ना,
तो दिन में जो है समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं, और रात होते होते जैसे जैसे शाम होते जाती है तो धरातल जब ठंडा होने लगता है तो धरातल की तरफ से समुद्र की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, इस तरीके से हवाएं जो है वो मानसूनी पवनें जो है वो भी गर्मी के समय में, जब गर्मी का मौसम आता है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो समुद्र से वो हवाएं अपना वाष्पीकरण करके और बादलों का रूप धारण करती है, और फिर ठंडी होकर के वो मतलब ज़मीनी भाग की तरफ चलने लगती हैं और पानी बरसने का कारण बनती हैं, तो वो मानसूनी पवनें कहलाती हैं, है ना। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और ग्रीष्मकालीन जो वर्षा है वो इन्हीं मानसूनी हवाओं के कारण होती है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष इसका समझ लेते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा और हवा, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं और किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक विशेषताओं, कृषि, वनस्पति, जनजीवन, आर्थिक गतिविधियाँ इससे गहराई से प्रभावित होती हैं। इनका अध्ययन हम जलवायु परिवर्तन, मौसम के पूर्वानुमान और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जलवायु का हमारे जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर हम लद्दाख की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर लोग साल साल भर के लिए आलू प्याज इकट्ठा करके बर्फ़ में दबा करके रखते हैं। ठीक है, वहाँ उनका रहन सहन अलग है। वहीं आप राजस्थान में चले जाइए तो राजस्थान में पानी की कमी आपको पाई जाएगी। वहाँ पर आपको सूखी मिट्टी से, राख से बर्तन मांजेंगे लोग, क्योंकि पानी की कमी है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ का रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है। तो जलवायु का, तापमान का, वर्षा का, हवा का, इन सब का हमारे जनजीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हर जगह ने इसको प्रभावित किया है। जैसे आप इटली में चले जाइए, इटली में चले जाइए तो वहाँ की समशीतोष्ण जलवायु है, पहाड़ी ढलान है। ठीक है, तो वहाँ वो किसके लिए योग्य है? वहाँ पे फलों की खेती के लिए बहुत योग्य है। वहाँ पे आपने देखा होगा फलों का उत्पादन बहुत बेहिसाब तौर पे होता है, क्योंकि वो वहाँ की जो जलवायु है वो फलों के पकने और बनने के लिए बहुत योग्य है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जलवायु हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको मेरा ये अध्याय जो समझाया है मैंने आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।